गुड इवनिंग गाइस। हमारे सोशल इश्यूज़ की मैगज़ीन चल रही थी, इसमें मैं ऑलरेडी 6 वीडियोस ला चुकी हूँ और जिसमें मैंने पहले 3 सेक्शंस इसके कवर कर दिए हैं। आज हम अपना हेल्थ का सेक्टर स्टार्ट करेंगे। सो इसकी फर्स्ट न्यूज़ है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019। प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में। बैकग्राउंड देख लेते हैं। 2015 में रंजीत राव चौधरी कमेटी थी, उसने रिकमेंड किया था कि हम जो MCI के फंक्शन है, दैट इज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन को रिकन्फिगर करेंगे और उन्होंने सजेस्ट किया था कि नेशनल मेडिकल कमीशन को हम फॉर्मेशन करेंगे। उसके बाद और कमेटीज हैं जैसे लोधा पैनल एंड अरविंद पनागरे, उन्होंने भी हमें सजेस्ट किया कि हम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को स्क्रैप कर देंगे, ये मतलब कि रिमूव कर देंगे। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया था, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को सुपरसीड करके इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग जो पावर थी, जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया मतलब कि उसको उस वक्त पूरा स्क्रैप नहीं किया था, लेकिन जो उसकी पावर थी वो स्विच करती थी। जो पहले इलेक्टिव काउंसिल बॉडी थी उसकी जगह उन्होंने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को दे दी थी पावर। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडमेंट बिल किया है 2019 को, ताकि हम टू फर्दर कंटिन्यू द इंटरिम प्रोविजंस ऑफ द ऑर्डिनेंस। नेशनल मेडिकल कमीशन जो एक्ट 2019 जो अब आया है वो रिप्लेस कर देगा मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया को और विद द नेशनल मेडिकल कमीशन एंड ओवरऑल द मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। अब मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो ये थी पहले, वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, इसको अंडर इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 के तहत हमने इसको एस्टैब्लिश किया था। ये रेगुलेट क्या करती थी, स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन, परमिशन टू स्टार्ट कॉलेजेस कोर्सेज और टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सीट्स, स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर सच एज द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्टर्स एक्सेट्रा। अब हम देख लेते हैं जो भी हमने एक्ट पास किया है, दैट इज़ द नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट। वो क्या कर रहा है, वो पहली बात तो रिपील कर देगा किसको, जो इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 में था उसको रिपील कर देगा और रिप्लेस कर देगा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को। इसमें इट प्रोवाइड्स फॉर अ मेडिकल एजुकेशन सिस्टम, अवेलेबिलिटी करेगा एडिक्वेट एंड हाई क्वालिटी मेडिकल प्रोफेशनल, कि हमारे पास हाई क्वालिटी के मेडिकल प्रोफेशनल्स हों, लेटेस्ट हमारे पास मेडिकल रिसर्च हो बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स, पीरियोडिक असेसमेंट हो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की, अफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो। हम कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट, सेटअप द नेशनल मेडिकल कमीशन विद इन, जैसे ही नेशनल मेडिकल कमीशन सेटअप होगा उसके विद इन 3 ईयर्स में हम स्टेट गवर्नमेंट को भी कहेंगे कि वो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स को भी स्टेट लेवल पे एस्टैब्लिश करे। जो नेशनल मेडिकल कमीशन है इसमें 25 मेंबर्स होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करेगी। एक सर्च कमेटी होगी जो नॉमिनेट करेगी जी कि चेयरपर्सन कौन होगा किसका, नेशनल मेडिकल कमीशन का, और इसके मेंबर्स कौन होंगे, तो कि पार्ट टाइम मेंबर। जो मेंबर्स होंगे नेशनल मेडिकल कमीशन के, वो जैसे चेयरपर्सन वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को ही रखेंगे हम, उनके प्रेसिडेंट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट एंड द पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड, जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, डायरेक्टर जनरल ICMR। 5 मेंबर्स हम पार्ट टाइम करेंगे जो कि इलेक्टेड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स फ्रॉम अमंग देमसेल्फ फ्रॉम स्टेट एंड यूनिटी फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। जो हम पार्ट टाइम मेंबर 5 को अपॉइंट करेंगे वो सिर्फ 2 साल के लिए ही रखेंगे, और वो जो भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं वो उनमें से ही किन को चूज़ किया जाएगा। अब फंक्शंस क्या होंगे, जो नेशनल मेडिकल कमीशन जो हमने एक्ट पास किया है उसके फंक्शन क्या होगा, इट विल फ्रेम पॉलिसी फॉर रेगुलेटिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने की पॉलिसीज़ और उनको मेडिकल प्रोफेशनल्स को फ्रेम करेगी। असेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ हेल्थ केयर रिलेटेड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें चाहिए, कितनी ह्यूमन नॉलेज हमें चाहिए। एंश्योरिंग कंपाइलेंस बाय द स्टेट मेडिकल काउंसिल ऑफ द रेगुलेशन मेड अंडर द एक्ट। हम क्या करेंगे, इस एक्ट के अंडर ही सेंट्रल गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूट करेगी मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल। मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल क्या करेगी, अपने कुछ व्यूज़ या कंसर्न्स होंगे वो नेशनल मेडिकल कमीशन के आगे रखेगी, उसको एडवाइस करेगी किसको, नेशनल मेडिकल कमीशन को, मेजर टू डिटरमिन एंड मेंटेन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एजुकेशन, सो दैट हम कुछ मेडिकल एजुकेशन के मिनिमम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखें। एक हम ऑटोनॉमस बोर्ड भी सेटअप करेंगे जो क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा किसे, नेशनल मेडिकल कमीशन को। हर एक ऑटोनॉमस बोर्ड में प्रेसिडेंट होंगे और कुछ 4 मेंबर्स भी होंगे। इसमें भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होगा, एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड होगा जो सेट करेगा स्टैंडर्ड्स और रेगुलेट करेगा मेडिकल एजुकेशन को एट अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल रिस्पेक्टिवली। मेडिकल असिस्टेंट असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड होगा जो क्या करेगा, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस को रेट करेगा। जैसे हमारा नास है, नेशनल असेसमेंट एग्रीडेशन काउंसिल, वो क्या करता है, वो भी तो ग्रेडिंग करता है कॉलेजेस की, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की। ऐसी जो मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड है वो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस की रेटिंग करेगा और उनको इंस्पेक्ट करेगा। एथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड है वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, प्रमोट करेगा किसे, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड द मेडिकल एथिक्स एंड ऑल्सो मेंटेन नेशनल रजिस्टर ऑफ द लाइसेंस मेडिकल प्रैक्टिशनर कितने हैं, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स कितने हैं। लिमिटेड लाइसेंस करेगा, लाइक जो
नेशनल मेडिकल कमीशन क्या करेगा, जो लाइसेंस होगा उनको लिमिटेड देगा, किनको, सर्टेन मिड लेवल प्रैक्टिशनर्स को, जो भी मिड लेवल प्रैक्टिशनर मतलब कि इनको कुछ ही टाइम हुआ है प्रैक्टिस करते हुए, उनको देगा, जो क्या करेंगे, सिर्फ प्रिस्क्राइब करेंगे स्पेसिफिक मेडिसिन प्राइमरी एंड द प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जो प्राइमरी और प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में। एंट्रेंस एग्जामिनेशन अभी भी होता है, जैसे अंडर ग्रेजुएट में गया, पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आपको एडमिशन लेना है तो उसके लिए नीट टेस्ट होता है, वही नेशनल एलिजिबिलिटी का एंट्रेंस है, उसको कंडक्ट किया जाएगा। नेशनल एग्जिट टेस्ट, MBBS करने के बाद अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, डॉक्टर बनना है, तो उसके भी एक नेशनल एग्जिट टेस्ट है, उसको सर्व किया जाएगा एज एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, लाइक आपने MBBS कर ली या अंडर ग्रेजुएट कर ली, अगर उसके बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो वही नेशनल एग्जिट टेस्ट से ही आपको उसमें पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में एडमिशन मिलेगा। रेगुलेशन ऑफ फीस, एक्ट क्या करेगा, एक्ट विल प्रपोज द नेशनल मेडिकल कमीशन टू फ्रेम गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फी एंड द अदर चार्जेस, ये फ़ी और अदर चार्जेस को क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। करंटली स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, डिटरमाइन करती है फीस 85% ऑफ द सीट्स इन सच इंस्टीट्यूशन एंड द रेस्ट आर लेफ्ट फॉर द मैनेजमेंट। लेकिन अब क्या करेगी, जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वही रेगुलेट करेगा कितने, 50% ऑफ सीट्स की फीस। सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द हेल्थ केयर सर्विसेज पर्सनल एंड द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल 2019। देखो वैसे अभी कोरोना के चलते हुए इस एक्ट को द्वारा लाया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मेडिकल जो हेल्थ प्रोफेशनल उनके साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, लोगों ने उनको अपने, अगर वो रेंट पे रह रहे हैं वहाँ से निकाल दिया, तो उनके अगेंस्ट अभी भी एक बिल पास हुआ है, वो हम फर्दर मैगजीन में पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो पहले की न्यूज़ है उसको पढ़ लेते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, हेल्थ केयर सर्विस पर्सनल एंड क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल 2009 को फ्रेम किया है, जिसमें क्या करते हैं, सो दैट जो डॉक्टर्स या भी जो भी हमारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में डॉक्टर्स, नर्स, एम्बुलेंस वर्कर्स, ड्राइवर्स, ये सब के सब कवर होते हैं, उनके अगेंस्ट जो भी वायलेंस होते हैं उनको हम प्रोहिबिट कर सकें। अगर हम बैकग्राउंड देखें, जो इंडियन मेडिकल एजुकेशन की एसोसिएशन स्टडी के अकॉर्डिंग, जो 75% हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फेस करते हैं ऐसी वायलेंस। 75% हेल्थ प्रोफेशनल्स को ये वायलेंस फेस करनी पड़ती है थ्रू आउट देयर करियर, और जिसमें से जो 50 से 60% वायलेंस होते हैं मेनली ICU या फिर इमरजेंसी डिवीज़न में होती है। करंटली ऐसे वायलेंस को हम किस एक्ट से डील करते हैं, अपने इंडियन पेनल कोड 1860 के अंडर डील करते हैं, जिसमें हम 7 साल तक की उनको सज़ा देते हैं और हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रोटेक्ट करते हैं वेरियस स्टेट लॉ से। लेकिन अभी ऐसा कोई करंट लॉ नहीं है, डज नॉट प्रोटेक्ट विक्टिम इनडायरेक्टली अफेक्टेड ड्यू हिंड्रेंस इन द हेल्थ सर्विस डिलीवरी। फीचर्स क्या हैं इसके, अभी जो हमने ये एक्ट पास किया है प्रोहिबिशन ऑफ वायलेंस एंड डैमेज टू प्रॉपर्टी बिल, उसके क्या होंगे, इसमें डेफिनेशन ऑफ वायलेंस क्या है, वायलेंस को डिफाइन किया है किस टाइप की, अगर आपने हार्म किया है, इंजरी या डेंजर टू द लाइफ ऑफ अ हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल व्हाइल डिस्चार्जिंग देयर ड्यूटी, ऑब्स्ट्रक्शन और हिंड्रेंस टू द हेल्थ केयर सर्विस प्रोफेशनल, या आपने कुछ रिस्ट्रिक्ट किया उनका काम करने में, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन बाधा करी है, उस तब भी उसको वायलेंस माना जाएगा। ये उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज किया वो भी वायलेंस माना जाएगा। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, इसकी बेल नहीं होएगी, और विदाउट वारंट के कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब ये कि बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा। और ये जो भी इन्वेस्टिगेशन होएगी नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के द्वारा इसको ही इन्वेस्टिगेट किया जाएगा मैटर को। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में रेंज मतलब किन किन लोगों को इंक्लूड किया है, डॉक्टर, नर्सेज, पैरामेडिकल टू मेडिकल नर्सेज, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी कवर किया है, एम्बुलेंस ड्राइवर्स को भी कवर किया है। प्रॉपर्टी ऑफ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड हॉस्पिटल, क्लिनिक, डिस्पेंसरी, सैनिटोरियम, एम्बुलेंस, इवन अ मोबाइल यूनिट। मोबाइल यूनिट चलती फिरता जो भी अगर हॉस्पिटल जैसे मेनली तो इसमें एम्बुलेंस ही होती है, उनको कवर किया। पनिशमेंट और फाइन है कि इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है, 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सज़ा जेल हो सकती है, और फाइन कितना लग सकता है आपको, अप टू 5 लाख रुपये। लेकिन अगर पर्सन ने कुछ ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट किया है तो ये सज़ा बढ़ सकती है, 3 साल से 10 साल तक की जेल हो सकती है, और जो फाइन है वो आपको 2 लाख से लेकर 10 लाख तक में हो सकता है। इन एडिशन, जो पनिशमेंट ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड अंडर ड्राफ्ट बिल, द कन्विक्टेड पर्सन विल हैव टू पे द कंपनसेशन टू द अफेक्टेड पार्टी। इसके साथ जो कन्विक्टेड पर्सन है जिसने ये सब किया है, वायलेंस किया है, उनको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा, और अगर वो नहीं देता तो उसकी प्रॉपर्टी है उसको हम रिकवर कर लेंगे अंडर द रेवेन्यू रिकवरी एक्ट 1890। तो आपको समझ में आ गया है, ये बहुत ईजी है, कुछ नहीं है इसमें, आप पढ़ लेना एक बार, रीड करोगे तो एकदम से समझ में आ जाएगा, नहीं तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ईजी है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मेंटल हेल्थ केयर। रिसेंटली देयर हैज़ बीन डिस्कशन ओवर द गैप बिटवीन द रिक्वायरमेंट एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ फैसिलिटीज़ इन द मेंटल हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया। हमने देखा है कि मेंटल हेल्थ केयर
रिक्वायरमेंट हमें कितनी है और अवेलेबिलिटी कितनी है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। अभी आपने देखा ही होगा रिसेंट केस सुशांत सिंह राजपूत का, तो वैसे तो ये अभी बाद में और इसमें ऐड हुआ है, लेकिन अभी हम पुराना ही पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट नेशनल मेंटल हेल्थ केयर सर्वे, जो 150 मिलियन पीपल हैं इंडिया में, उनको मेंटल हेल्थ केयर की रिक्वायरमेंट है। और इन्होंने ये भी बोला है कि इसमें से 70 से लेकर 92% तक केसेस ऐसे हैं जो उनको ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है। मतलब कि 150 मिलियन पीपल को इंडिया में मेंटल हेल्थ केयर चाहिए, लेकिन इसके अंडर 70 to 90% लोगों को ट्रीटमेंट मिलता ही नहीं है। WHO ने बोला कि इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ टीनेज सुसाइड्स हैं। टीनेज सुसाइड सबसे ज़्यादा हैं ग्लोबली। मेंटल हेल्थ केयर ये फॉर्म पार्ट कर मतलब कि एक पार्ट है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3 का। आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के हमारे 17 गोल्स हैं, जिसमें से 2 का हम 0 हंगर है, 3 हेल्थ है, 4 क्वालिटी एजुकेशन है, ऐसे करके देयर आर 17 गोल्स विच एम्फसाइज वेलबींग ऑफ द अर्थ। इश्यूज़ क्या है हमारे, मतलब कि मेंटल हेल्थ के साथ अवेयरनेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, सोशल स्टिग्मा नहीं है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। कंपटीशन इतना हो गया कि हर बंदा, आप देख लो, हर एक कोई भी एग्जामिनेशन तो सब में कंपटीशन है। अगर कोई बच्चा इमोशनली अनस्टेबल होता है तो एकदम से वो मेंटली हेल्थ केयर उसकी बिगड़ जाती है। लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, सिर्फ 19 स्टेट्स ही हैं जिन्होंने अभी तक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट अपनी स्टेट में इंप्लीमेंट किया हुआ है। अब गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग क्या स्टेप लिए हुए हैं। 1982 में नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इंप्लीमेंट हुआ था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ केयर प्रोग्राम 517 डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंट्री में खुला था, डिटेक्शन, मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर और इलनेस। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसीज लॉन्च करी थी, जिसमें यूनिवर्सल एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन, स्ट्रेंथ लीडरशिप इन द मेंटल हेल्थ केयर। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 को लेके आई थी, जिसमें हम अवॉइडिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड इम्प्रूविंग देयर ऑटोनॉमी इन देयर डिसीजन। एक ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़रा स्टार मार्क कर लो, पूछ सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने क्रिएट की थी राहा ऐप। कौन सी राहा ऐप किसने करी थी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज ने। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो पर्सन को हेल्प करेगी ताकि वो इन्फॉर्मेशन ढूंढ सके प्रोफेशनल्स के रिगार्डिंग, जैसे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, सोशल वर्कर, स्पेशल एजुकेटर्स एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्किंग विद द गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज द एनजीओ, क्लिनिक, हॉस्पिटल एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। सो गाइस, ध्यान रखना इसमें क्या है कि मेंटल हेल्थ केयर में क्या है, न्यूज़ में क्या था कि रिक्वायरमेंट और अवेलेबिलिटी में बहुत गैप है। गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं आप ले सकते हो, नहीं तो राहा ऐप थोड़ा याद रखना किसने करा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस ने। अब जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 में आया था, वो डिफाइन करता है राइट ऑफ पर्सन की विद मेंटल इलनेस का, कि हर पर्सन को राइट है कि वो अपना टू असेस द मेंटल हेल्थ केयर एंड द ट्रीटमेंट फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज। एडवांस डायरेक्टिव गिवन बाय द मेंटली इल पर्सन रिगार्डिंग हर ट्रीटमेंट एंड हु शैल बी हर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव। सेंट्रल और स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी होएगी जो रेगुलेट करेगी वेरियस प्रोविजंस को रिगार्डिंग टू द मेंटल हेल्थ एस्टेब्लिशमेंट, प्रोफेशनल, लॉ एनफोर्समेंट। सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। जो पहले क्या होता था, अगर आप सुसाइड कर लेते और अगर आप बच गए तो आपको क्रिमिनल माना जाता है, लेकिन अब सुसाइड को डिस्क्रिमिनलाइज कर दिया। उसमें बोला है कि अगर कोई भी पर्सन अटैम्प्ट करता है सुसाइड को, उसको मेंटली इल ट्रीट किया जाएगा, ना कि उसको क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी ट्रीट किया जाएगा। मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन आएगी जो कि क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वो पीरियडिकली रिव्यू करेगी यूज़ एंड प्रोसीजर फॉर मेकिंग एडवांस डायरेक्टिव एंड एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ द मेंटली इल पर्सन। और मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड बनाएंगे जो प्रोटेक्ट करेगा राइट ऑफ पर्सन विद मेंटल इलनेस। जो भी मेंटल इलनेस से गुजर रहा है उन लोगों के राइट को प्रोटेक्ट करेगा। कौन? मेंटल हेल्थ रिव्यू बोर्ड। और जो मेंटल हेल्थ रिव्यू कमीशन है वो क्या करेगा? क्वासी जुडिशियल बॉडी की तरह है जो क्या रिव्यू करेगा प्रोसीजर्स को, गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा कि हमें कैसे मेंटली इल पर्सनस के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया। चलो एक न्यूज़ और देख लेते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी डिक्लाइन। एक स्पेशल बुलेटिन है मैटरनल मोर्टेलिटी पे जो कि रिलीज़ की गई है सैम्पल रजिस्ट्रेशन सर्वे में। उसने देखा है कि हमारे जो इंडिया में मैटरनल डेथ्स का डिक्लाइन हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। WHO के अकॉर्डिंग मैटरनल डेथ वो होती है अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या फिर आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी विद इन 42 डेज अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसे मैटरनल डेथ माना जाता है। फ़िलहाल जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख माँओं में से जो माएँ मरती हैं उन्हें हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं। द मेजर कॉम्प्लिकेशन दैट अकाउंट नियरली जो 75% हमारी मैटरनल डेथ्स है वो क्योंकि किस वजह से है? सीवियर ब्लीडिंग मोस्टली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, इन्फेक्शंस यूजली आफ्टर द चाइल्ड बर्थ, हाई ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम डिलीवरी एंड द अनसेफ अबॉर्शन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इसे भी कवर करता है।
सेटअप बाय द UN टारगेट रिड्यूसिंग द, हम चाहते हैं कि जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 2030 तक कितना लेस देन 70 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स इतना घट जाए, मतलब कि 70 तक हो जाए। अभी शायद हमारा 124 के करीब है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, मतलब कि अभी तक क्या है कि 1 लाख में से 124 महिलाएं मरती हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि 2030 तक 1 लाख में से सिर्फ 70 माएँ ही मरे या उससे कम। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपनी इम्प्रूव करनी है हेल्थ केयर को। इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, नेशनल हेल्थ मिशन। लक्ष्य एक लेबर क्वालिटी है। अगर आपने पुरानी कोई मैगज़ीन पढ़ी होगी, अगर मंथली मैगज़ीन, तो उसमें ये हर एक के बारे में बताया, नहीं तो गवर्नमेंट स्कीम्स हम पढ़ेंगे तो उसमें कवर होंगी। लक्ष्य में क्या है, लेबर क्वालिटी को हमने इंक्रीज़ करना है। पोषण अभियान, न्यूट्रिशन अच्छा देना है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन इनिशिएटिव, ये सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट के लिए गए हैं। अब जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है जिसने ये बुलेटिन पब्लिश किया है, ये सिस्टम ऑफ ड्यूअल रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड करता है, बर्थ भी करता है, डेथ भी करता है इन फेयरली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। ये एनुअल एस्टीमेट देता है किस किस पे, पॉपुलेशन कंपोजिशन पे, फर्टिलिटी पे, मोर्टेलिटी पे, मेडिकल अटेंशन एट द टाइम ऑफ बर्थ और द डेथ, विच गिव सम आइडिया अबाउट द असेस टू मेडिकल केयर। जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो इनिशिएटिव है किसका, ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल, विद द व्यू टू जनरेट रिलायबल एंड द कॉन्क्लूशन डाटा ऑन दिस इंडिकेटर्स। अब हमारी फाइंडिंग क्या है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो डिक्लाइन हुआ है। कितना, पहले 130 था, मैं आपको 124 बोल रही थी, गलत बताया मैंने आपको, 130 था जो कि 2014 to 16 में वो 122 हो गया, मतलब कि इतना डिक्रीज़ हुआ है। और आपको बता ही दिया कि MMR क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ रिपोर्टेड। सैंपल रिपोर्ट सर्वे ने कैटेगराइज किया स्टेट को तीन भागों में। एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप, देखो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स में मेनली 8 स्टेट्स हैं जिसमें क्या है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वो पॉपुलेशन कंट्रोल करने में भी अभी तक असमर्थ हैं। तो एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप स्टेट्स में ही हम उन 8 स्टेट पे फोकस करेंगे ताकि वी विल बी एबल टू कंटेन द पॉपुलेशन ऑफ दैट 8 स्टेट्स। ठीक है, इसमें बिहार, झारखंड, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, UP, उत्तराखंड, असम, ये सब आते हैं। इसमें भी ड्रॉप देखने को मिली है। इसमें जो मैटरनल डेथ्स हैं, लाइक हमारी अभी कितनी हुई है, 130 से डिक्रीज़ हो गई 122 हो गई, लेकिन जो इन स्टेट्स में जो डेथ है वो कितनी, पहले 188 होती थी तो 175 है, मतलब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। जो साउदर्न स्टेट्स हैं मेनली आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, केरल एंड तमिलनाडु, यहाँ पे MMR डिक्लाइन हुआ है 77 से 72, मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है इधर। अदर स्टेट्स में MMR डिक्लाइन हुआ 93 से 90 इन दिस स्टेट। MMR सबसे ज़्यादा लोएस्ट किस में है, केरला में, जो कि 42, और हाईएस्ट किस में, आसाम, दैट इज़ 229, ये बहुत ही ज़्यादा है। कर्नाटका ने सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किया है, मतलब कि सबसे अच्छा परफॉर्म किया है मैटरनल मोर्टेलिटी, मतलब कि सबसे ज़्यादा डिक्लाइन किया है उसने डेथ्स में, जबकि UP में सब और UP और MP में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रखते हैं। देखती हूँ मैं आज आपको ना ये कवर कर दूँगी, मैं चाह रही हूँ 4th पार्ट ना आज ही ख़त्म हो जाए। ठीक है गाइस, देखो मैं आती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, अगर होएगी भी तो मुझे लग रहा है 10 मिनट्स की होएगी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है गाइस, ओके बाय बाय, मिलते हैं। कमेंट करना कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो और सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।